चलिए आज आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे ब्रांड की जो हर साल 16 करोड़ से भी ज्यादा कॉफी मग्स को सर्व कर रहा था 5 से ज्यादा देशों के अंदर, जब उसे ये पता चलता है कि मेरे पास बैंकरप्सी यानी कि खुद को दिवालिया घोषित करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। एक ऐसा ब्रांड जिसने इस चाय पीने वाले लोगों के देश में कॉफी को एक मेन स्ट्रीम बिजनेस बनाया और देश का खुद का पहला कॉफी आउटलेट खोला। एक ऐसा ब्रांड जो इतना बड़ा बन चुका था कि 2019 तक उसके इंडिया के अंदर 1700 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैफे कॉफी डे के बारे में। पर 2019 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस ब्रांड के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया कि इसके फाउंडर वीजी सिद्धार्था को सुसाइड करना पड़ा। और इस खबर ने बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड दोनों को हिलाकर रख दिया। बिजनेस वर्ल्ड को इसलिए क्योंकि ये कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं थे। इन्फोसिस, माइंडट्री जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ये शुरुआती इन्वेस्टर रह चुके हैं और इनकी कंपनी का भी जब आईपीओ आया था तो अपने देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट किया था। एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड इसलिए क्योंकि एस.एन. कृष्णा जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इनके ससुर जी भी थे। और डी.के. शिवा कुमार जो कि कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो इनके काफी क्लोज फ्रेंड थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कैफे कॉफी डे की कहानी कि कैसे एक छोटे से गांव से निकले एक लड़के ने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि जिसके 2019 के अंदर 1700 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे, लेकिन इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी ले लिया कि एंड में उन्हें सुसाइड करना पड़ा। देखिए हमारे इंडिया के अंदर ना जो सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है वो ये दो जगहों पर पाई जाती है, एक है केरला और दूसरी है कर्नाटका। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के अंदर जब पहली बार कॉफी बीन्स को 1670 के अंदर लाया गया था, वो चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाया गया था कर्नाटका के। और ये वही जगह है जहां पर हमारे सीसीडी के फाउंडर वीजी सर का जन्म हुआ था, जहां पर वीजी सर के पूर्वज पिछले 150 साल से कॉफी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन 1956 के अंदर जब फैमिली पार्टीशन हुई तो इनके फादर के पास 480 एकड़ की जमीन है, जिसके ऊपर उन्होंने खुद का कॉफी प्लांटेशन का बिजनेस शुरू किया। देखिए यूं नहीं है कि वीजी सर को पहले ही दिन से कॉफी प्लांटेशन के फैमिली बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट था, बल्कि उनकी रुचि तो कहीं और थी। वो चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर जाऊं, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल टाइम के अंदर भी एनसीसी को ज्वाइन किया था। लेकिन सिलेक्शन ना होने की वजह से उन्होंने अपने इंटरेस्ट को चेंज किया और इंटरेस्ट बढ़ा उनका शेयर बाजार की तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने 24 साल की उम्र में जेएम फाइनेंशियल्स, जो उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी, उसको ज्वाइन किया फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की फर्म भी चालू की सिवान सिक्योरिटीज के नाम से, जिसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से 7.5 लाख रुपए लिए और पिताजी ने 7.5 लाख रुपए देते हुए ये कहा कि अगर ये खत्म भी हो जाए तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया, साथ साथ वो अपने कॉफी बिजनेस को भी देखने लग गए। देखिए वीजे सर ना एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन थे। उन्हें जब ये 7.5 लाख रुपए मिले, उन्होंने 7.5 लाख रुपए सीधा शेयर ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट नहीं किए। उन्होंने 5 लाख रुपए की पहले लैंड ली कि कल को अगर मेरा बिजनेस फेल भी हो जाता है तो ये लैंड का प्राइस 5 लाख से 7, 8, 10 लाख रुपए हो जाएगा, जिससे मैं अपने पिताजी को पैसे वापस कर पाऊंगा। और जो 2.5 लाख रुपए बचे उससे उन्होंने अपने शेयर ट्रेडिंग के काम को शुरू किया। और उस टाइम के ऊपर मार्केट्स भी इतनी ज्यादा कोई मैच्योर नहीं थी और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बनाने बहुत आसान थे। उन्होंने जितना भी प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमाया वो सभी को प्रॉपर्टी के अंदर री इन्वेस्ट करते रहे, जिसके चलते 1991 तक उनके पास 3000 एकड़ से भी ज्यादा की लैंड हो गई थी। और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कॉफी बिजनेस के अंदर भी बढ़ रहा था, जिसके चलते हुए 1993 के अंदर अमेलगमेटेड बीन कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी कॉफी ट्रेडिंग कंपनी भी खोली, जिसके थ्रू वो अपना कॉफी पाउडर को सेल करते थे और हर साल 3000 टन से भी ज्यादा की कॉफी को प्रोड्यूस करते थे और 20,000 टन से भी ज्यादा की कॉफी को ट्रेड करते थे। लेकिन 1995 के अंदर उनकी मुलाकात हुई एक जर्मन कॉफी ब्रांड के ओनर से, जो कि उस टाइम पर यूरोप के सेकंड लार्जेस्ट कॉफी हाउसेस को ऑन करते थे। जब उनसे वो मिले तो उन्हें लगा कि यार इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए इन्हें 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया होगा। लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उस दौरान उन्हें पता चला कि इस ब्रांड को वो सेकंड लार्जेस्ट तक लेकर आए सिर्फ 40 साल के अंदर, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपना खुद का कॉफी एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चालू किया। उस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के अंदर भी काफी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी और जिसको चलते उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को इतना बढ़ाया कि 1995 के एंड तक वो इंडिया के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर्स थे। देखिए ये तो बात थी 1995 तक की, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1996 के अंदर, जब वीजी सर को आइडिया आता है खुद का एक कैफे ओपन करने का। वीजी सर अक्सर अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के चक्कर में आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते रहते थे, जिसकी वजह से वो देखते थे कि आउट ऑफ इंडिया ये कैफेज का जो कंसेप्ट है वो बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर ग्रो किया है। लोग आते हैं कैफे के अंदर अपना कुछ खाने को, कुछ पीने को ऑर्डर करते हैं, वहीं पर अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी कर लेते हैं, वहीं पर लोगों से भी मिल लेते हैं, वहीं पर अपना लैपटॉप ओपन कर काम भी कर लेते हैं। तो उनको आइडिया है कि क्यों ना इंडिया के अंदर इस कंसेप्ट को लेकर आ जाए। जब उन्होंने इसी कंसेप्ट को अपने फ्रेंड्स को और अपनी वाइफ को बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि जहां पर हमें 5 रुपए के अंदर एक अच्छी कॉफी मिल जाती है, वहीं पर तुम कैफे खोलकर उसी कॉफी को 25 रुपए में बेचोगे तो कौन खरीदेगा। जिसकी वजह से वीजी सर को इस आइडिया को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इंडिया के अंदर इंटरनेट बूम कर रहा था और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर था और बहुत महंगा भी था, एक आदमी को एक इंटरनेट यूज करने के लिए एक साइबर कैफे के अंदर 100 से 150 रुपए प्रति घंटा देने पड़ते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे कैफे ओपन किया जाए कि जहां पर लोग आए, कॉफी भी इंजॉय करें और साथ ही साथ फ्री इंटरनेट को भी इंजॉय करें। जिसके चलते सीसीडी का पहला कैफे खोला गया बैंगलोर ब्रिगेड रोड के ऊपर, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई और ये सोचा गया कि ट्राई कर देखते हैं अगर चल गया। और ये फ्री
इंटरनेट वाला आइडिया उनका इतना हिट हुआ कि सन 2000 तक उन्होंने 22 आउटलेट्स खोले, 2004 तक उन्होंने 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोले और 2019 तक उनको इतनी सक्सेस मिली कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके 1850 से भी ज्यादा आउटलेट्स। वीजी सर जब जेएम फाइनेंशियल्स के अंदर नौकरी करते थे तो उनके मेंटोर ने उन्हें एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि कभी भी अपने पैसे को सिर्फ एक जगह पर इन्वेस्ट मत करना, और उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली लिया कि सन 2000 के अंदर उन्होंने फिर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को चालू किया। सन 2006 के अंदर ग्लोबल विलेज टेक पार्क को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया 120 एकड़ की जगह के अंदर, जहां पर उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस से इन्वेस्टिंग करवाई। और विजय सर सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने खुद की 7 स्टार होटल की चेन भी खोली सेराई के नाम से। 2019 तक ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल, जीटीवी और माइंडट्री के अंदर इन्वेस्टर भी थे। और बाद में एलएनटी जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है, उन्होंने इनका और सीसीडी का 20% से भी ज्यादा का जो स्टेक था माइंडट्री के अंदर, उसे खरीदा 3210 करोड़ के अंदर। इन्होंने सन 2000 के अंदर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के नाम से भी एक कंपनी खोली जो कि टेक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती थी और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करती थी। इन्होंने उस 3000 एकड़ की जगह के अंदर बनाना के प्लांट्स भी लगाए क्योंकि इनका बनाना एक्सपोर्ट करने का भी प्लान था, जिसके चलते बाद में इन्होंने अपनी एक फर्नीचर कंपनी भी ओपन की जिसका नाम था डार्क फॉरेस्ट फर्नीचर, जहां से एसीसीडी का, अपने रिजॉर्ट्स का, अपने प्रॉपर्टी बिजनेस का भी फर्नीचर खुद ही बना लेते थे। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, इन्वेस्टर भी उतने अच्छे थे। जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था तो विजय सर ने भी बहुत सारा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो आईपीओ उस टाइम पर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ था। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वीजी सर को 2019 के अंदर सुसाइड करना पड़ा फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, और इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है बहुत बड़े अमाउंट्स के अंदर डेट लेना और बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ, 18 से 20% के इंटरेस्ट के साथ अपने लोन्स लेना, जिसकी वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एक ऐसा समय भी आ गया था जब उन्होंने अपने प्राइवेट और फैमिली के एसेट्स को भी गिरवी रखना पड़ा, जिनकी टोटल वैल्यू उस टाइम के ऊपर 5200 करोड़ से भी ज्यादा की थी। बाद में कंपनी के अंदर भी कुछ अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हुए, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से सारे फाइनेंशियल बर्डन का जो प्रेशर है वो वीजी सर के ऊपर आ गया। रिपोर्ट्स की अगर माने तो वीजी सर एक डेट ड्रिवन बिजनेस मॉडल के ऊपर बिलीव रखते थे, यानी कि कर्ज लेकर बिजनेस को चलाने में यकीन रखते थे। और उनकी इस करेजियस पर्सनालिटी की वजह से कभी भी किसी ने उनके बिजनेस करने के तरीके के ऊपर शक भी नहीं जताया। और दूसरा रीजन है वीजी सर की मैनेजमेंट और कंपनी के अंदर अच्छे लीडर्स को क्रिएट ना कर पाना। वीजी सर एक ऐसे पर्सन थे जो हर काम खुद से करना पसंद करते थे, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है हर चीज उन्हें ही पता होती थी। और उन्होंने बिजनेस के मॉडल को भी इस तरीके से डिजाइन किया था कि एक डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता था कि दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए, याद रखिएगा, बिजनेस की सफलता या असफलता ना उसकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आप खुद सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि एक सेम मार्केट के अंदर सेम दो दुकानें होती हैं, सेम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती हैं, सेम तरीके के कस्टमर्स के अंदर डील करती हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा सफल होती है और एक बहुत ज्यादा असफल। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उस दुकान की, उस बिजनेस की, उस कंपनी की मैनेजमेंट और उस कंपनी के अंदर किस तरीके से लीडर्स को क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को जरूर सीखिए। वीजी सर की अगर हम 2009 तक कंपनी एसेट्स की बात करें तो वो 6000 करोड़ रुपए की है, लेकिन इनमें से सिर्फ 22% ही ऐसी थी जो वीजी सर की थी और 78% कंपनी के इन्वेस्टर्स की थी। लेकिन बाद में कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस पार्ट को भी बेचना पड़ा, जिसकी वजह से 2015 तक ये 22% 9% पर आ गई थी। फिर आया वो समय जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया गया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, राकेश झुनझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी जैसे लोगों ने इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया और ये आईपीओ लिस्ट हुआ 313 रुपए के ऊपर। लेकिन सेम डे ये 313 रुपए से 270 रुपए पर आ गया, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और कंपनी का जो पैसा जो इनको आईपीओ के अंदर मिला था, जो इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो पैसा भी चला गया कंपनी के कर्ज चुकाने के अंदर। लेकिन वीजी सर के लिए प्रॉब्लम्स तब बड़ी जब 2017 के अंदर इनके ससुर जी के ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से रेड की गई। हालांकि कुछ मिला नहीं, लेकिन एक 300 करोड़ रुपए की घोषित आय मिल गई, जिसके साथ वीजी सर का भी नाम जुड़ा हुआ था। फिर इनकम टैक्स की तरफ से 20 अलग अलग जगहों पर जो वीजी सर से कनेक्टेड थी वहां पर रेड की गई और उनके ऊपर 650 करोड़ रुपए का डिमांड निकाल दिया गया। और फिर एक ऐसा समय आता है जब खुद के ऊपर लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कंपनी के अंदर कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, इक्विटी भी देकर देख ली लेकिन कुछ ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स की तरफ से अलग प्रेशर आ रहा है, पुराने इन्वेस्टर्स की तरफ से एक अलग प्रेशर आ रहा है और वीजी सर चारों तरफ से गिर जाते हैं। और इसके चलते 29 जुलाई 2019 को एक खबर आती है कि वीजी सर गायब हो गए और 2 दिन बाद उन्हें सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस सबके बाद मालविका जी, जो वीजी सर की वाइफ है, उन्होंने इस बिजनेस को हैंडल किया और काफी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए, जैसे कि कंपनी की कॉस्ट को कट करना, वेंडिंग मशीन्स जो हमें प्रॉफिट्स नहीं दे रही हैं उनको बंद करना, और काफी नए नए इन्वेस्टर्स लेकर आई, जिससे काफी कंपनी का डेट भी रिड्यूस हुआ। हालांकि अभी तक कंप्लीटली उस दौर से उभरे नहीं है, अभी तक ये कंप्लीटली प्रॉफिट के अंदर आए नहीं है, बट आई विश ये जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बने। तो ये थी आज वीजी सर की कहानी कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़के ने पहले शेयर बाजार के अंदर काम किया और बाद में कॉफी की एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी लोग उसे जानने लग गए। लेकिन कुछ गलतियां की जिससे हम सीख सकते हैं, ये कि सबसे पहले डेट इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि हम उसे संभाल ही ना पाए। आप एक डेट ड्रिवन बिजनेस चलाने के ऊपर ज्यादा यकीन ना रखें। दूसरी चीज जो उनसे हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि हमें एक अच्छी मैनेजमेंट सीखनी चाहिए और हमें नए लीडर्स डेलीगेट आपको करना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज को काम सिखाना पड़ेगा, हमें डेलीगेशन करना सीखना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटीज का, अपनी पावर्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। और तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है वो ये है कि डाइवर्सिफाई करें, बिजनेसेस खोलें, नए नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, लेकिन तब तक आप आगे ना बढ़े जब तक आप अपने पुराने बिजनेस जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको अच्छे से सेटल नहीं कर लेते हैं। एंड आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।